शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं आपको और इस हाउस में बैठे हुए तमाम मेंबरान को दाएं बाएं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नए असेंबली में हम आज बैठे हैं और आखिरी मरतबा मस्जिद का इफ्तिताह था, वहाँ पे मैं भी था, आप भी थे, हमने जुम्मे की नमाज इकट्ठी पढ़ी, तो अच्छी शुरुआत हुई। अल्लाह के घर के इफ्तिताह से जमहूरियत घर का इफ्तिताह हुआ। स्पीकर साहब, ये तज़ीनो आराइश जो है वो असेंबली के हॉल की खूबसूरती ज़रूर बन सकती है, लेकिन इसकी असल जीनत और असल जेवर जो है वो एक अच्छी रवायात कायम करना। ना मैं इस कुर्सी पर हमेशा बैठा रहूँगा, ना आप बैठे रहेंगे, ना लीडर ऑफ द हाउस बैठे रहेंगे, लेकिन जो आपने बात की है कि हम एक दूसरे का मौक़िफ़ सुने और हौसला पैदा करे तनकीद सुनने की भी, और हमेशा तनकीद भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मुस्बत सजेशन आता है वो भी आना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और जिस तरह आपने बताया है कि आज कमेटी ने फैसला किया है, स्पीकर साहब, आज कितने ही लोग हैं, कोई हॉस्पिटल के बेड पे बैठा है, कोई मजदूर दुकान में अपने बच्चों के लिए दूध खरीदने के लिए गया हुआ है, लेकिन आज हर शहरी को कोई आस, कोई उम्मीद है कि बजट आ रहा है और हम टीवी सीरियल पर देखें कि कोई हमें रिलीफ मिलता है, सूबे के लिए कोई मुस्तक़िल इक़दाम होता है, कोई अच्छी राह आती है। मैं आज इस मौका को गनीमत जानते हुए ये भी कहना चाहता हूं कि जो कौमी असेंबली में पिछले 3 दिनों में हुआ है, चाहे कोई भी इसमें कसूरवार है, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। और हम सबको यहाँ भी और यहाँ भी इस बात का दराज होना चाहिए कि रोजाना आवाम के टैक्स से, आवाम की जेबों से ये इजलास मुनक्कद होते हैं। और जब गरीब आदमी जो पहले भूखा है, उम्मीद ढूंढता है, उसको जब देखने को मिलता है कि जो लाखों लोग, हजारों लोग हमारे वोट लेके जाते हैं वो एक दूसरे के दस्तों गिरा तो वहां होते हैं, एक दूसरे बोतल फेंकते हैं, गलीज गुफ्तगू करते हैं, गालियां देते हैं, तो जनाब स्पीकर का सिर्फ हम उनके साथ जुल्म करते हैं, बल्कि जमहूरियत से उनका एतमाद उठता है कि ये सिर्फ गुल पकड़ा है, एक दूसरे की अपना जो है वो जगह सही करना है। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस बजट सेशन को एक प्रोडक्टिव सेशन बनाएं, अच्छी बात करें, और मेरी दुआ भी है कि हम इस नए अवान में ऐसी रवायात छोड़ के जाएं जो आने वाले असेंबली मेंबर्स के लिए मशहूर हो। स्पीकर साहब, आज बाकायदा बजट डिबेट का आगाज हुआ है। 3 साल होने को आए हैं इस हुकूमत को। हमने सुना था कि 3 महीने दें, 90 दिन दें, कुछ ना कहें, तनकीद ना करें, हम सब ठीक कर देंगे, हमने सुना। और आज भी मुझे याद है कि काली पट्टियां बांधकर हमने हक लिया था, हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से
इलेक्शन में धांधली हुई, लेकिन इसी जमहूरियत के लिए, इसी सिस्टम के लिए, इसी सशक्ति जमहूरियत को और तवाना करने के लिए, ये जानते हैं दूसरे हुए कि हम लार्जेस्ट पार्टी थे इस सूबे की, और आज अपने जो है ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन हमने कहा इस गाड़ी को चलना चाहिए। लेकिन आज 3 साल बाद तो हक बनता है कि भरपूर तरीके से जायजा लिया जाए कि इस हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी कैसी रही। मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, अपने आर्गुमेंट से, अपनी डेटा से आवाम के सामने पेश करूंगा, फिर आवाम डिसाइड करेंगे कि 3 साल कारकर्दगी कैसी। स्पीकर साहब, किसी ने घर भी चलाना होता है, घर का खर्च बनाना होता है, तो घर के सियाने बैठते हैं तो भाई महीना गुजारना है, किस किस चीज की बचत करनी है, किस किस चीज को अपना जो है वो खर्चा बचाना है। इस पार्टी के सरबराह ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। स्पीकर साहब, पहला वजीर खजाना, दूसरा वजीर खजाना, तीसरा वजीर खजाना, 3 साल और 3 वजीर खजाना। मुझे कोई एतराज नहीं है, चेहरे बदलते हैं, तसलसल कायम रहे तो चेहरे बदलने में कोई हर्ज नहीं है, वो बेटी का सब बनते हैं। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तानी अपने वसाइल को बुरे कारण लाकर IMF में जाने को अवॉइड करना है, जाना है, नहीं जाना है, यानी कैपिटल मार्केट की बुनियादें हिल गई और फिर जो फाइनेंस के आइंस्टाइन थे वो आखिरकार IMF के घुटनों को हाथ लगाकर ऐसे अजियतनाक कंडीशन साथ लेके आए कि आज 3 साल होने को है, लेकिन आवाम की अजियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। स्पीकर साहब, ये मजाक नहीं है। 40% रुपया डिवैल्यू किया गया, 40%, और उसका एक नेचुरल आउटकम ये होना चाहिए था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ती, रुपया डिवैल्यू हो गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं, और हमने वो कुछ कर दिया जो शायद IMF का तकाजा भी नहीं था। ये सब बंद हो गया, नया चेहरा सामने आया। चलो, ये चेहरा तो शायद PTI का था, जो अगले 2 चेहरे हैं तो PTI से दूर दूर का ताल्लुक नहीं था। जमातें होती हैं, ऐसे लोगों को लेके आती हैं जो उनका मैनिफेस्टो आगे लेके चले, आवाम से जो अहद किया होता है उसका इफाए अहद हो, जो वादे किए लोगों से पूरे हों। जो दूसरे आए वो IMF से घूम गाते थे, और वो अकेले नहीं आए, वो साथ गवर्नर स्टेट बैंक को भी IMF से ले आए थे और नए नए सब बात दिखाए। स्पीकर साहब, आज तक मिस्र की मिसाल आपके सामने है। किसने आंखें बंद कर IMF के पीछे लगा और ग्रोथ की? कभी ऐसे नहीं हुआ। IMF तो आपको जकड़ देता है। हमने भी अपने अदवार में IMF का प्रोग्राम, शायद पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहला प्रोग्राम था जो हमने कामयाबी से मुकम्मल किया, और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से ग्रोथ रेट दिया। कर्जा लिया जाता है, शायद कर्जे को गाली बना दिया गया था। आज 25,000 कर्जा छोड़ के गए थे, 48,000 पे कर्जा पहुंचाने वाले को समझ आने को कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन कर्जा प्रोडक्टिव यूज कर लेना पड़ता है। अगर कर्जा लेकर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, आपने लोगों को मेट्रोज दी हैं, आपने लोगों को सस्ती सवारी दी है, दुनिया जहान में
अपना जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आपको सब्सिडी देनी पड़ती। आज तीसरा वज़ीर खजाना हुकूमत कहती है कि हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, और दूसरे सांस में कहती नहीं, शायद 25 रुपए पेट्रोलियम बढ़े, हम उसको पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, और ये भी कहा कि शायद महंगाई बढ़े। अभी बजट हजम नहीं हुआ था पाकिस्तानी कौम को, दूसरे दिन पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है। मुझे ये भी बताया जाए स्पीकर साहब कि ये कौन सा ग्रोथ है, कौन सी तरक्की के सुहाने ख्वाब हैं जो सिर्फ 2 महीने में दिखाए जा रहे हैं। यानी IMF कह रहा था, क्या कह रहा था IMF कि ग्रोथ रेट जो है 1.1 होगा। वर्ल्ड बैंक कह रहा था ग्रोथ रेट 0.5 होगा। इनका अपना स्टेट बैंक कह रहा था कि ग्रोथ रेट विल फॉल अराउंड 2 to 3%। ये कह रहे नहीं, ग्रोथ रेट 3.94%। अब आप सेंट्रल रिजर्व ये देखें, पिछले साल स्पीकर साहब, मैं कोई 10 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, इन्होंने कहा कि हम 3.2 ग्रोथ रेट है, इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा 3.3 अपना तो है ही नहीं, 2 ग्रोथ रेट 1.9 है, इन्होंने तस्लीम किया, हमसे बनती, और फिर कहा नहीं 1.9 नहीं, अब 2.1 है। तो जनाब स्पीकर, ये घर के बजट से बात सुनती है, पाकिस्तानी कौम का बजट है, 22 करोड़ का बजट है। खुदारा अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये विश्वास का घोर धंधा, ये खिलवाड़ बंद करो। आज पाकिस्तानी कौम भूखी है, और मैं कोई अपना जो है ना वो स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा। आज अगर आप देखें स्पीकर साहब, पर कैपिटा इनकम $1629 से कम होकर $1543 पहुंच चुकी है। महंगाई तो हमारे 2018 में मुस्लिम नून की हुकूमत में 3.9%, 3.9% थी, आज 8.8% है। और चंद माह पहले ये डबल डिजिट थी। गुज़िश्ता 3 सालों में महंगाई 30% हो गई, बेरोजगारी 35 लाख से बढ़कर 85 लाख हो गई, यानी 50 लाख लोग जो हैं बेरोजगार हुए। गुर्बत गुज़श्ता 3 सालों में स्पीकर साहब 2,02,000 नहीं, 2 करोड़ लोग गुर्बत की लिपि से नीचे आ चुके, यानी कुल 7.5 करोड़ लोग जो हैं इस वक्त गुर्बत की लिपि से नीचे। मैं जरूर चाहूंगा कि मैं अपना जो है ना वो किसी हजार रसाई से काम ना लूं, फैक्शन फिगर से काम लूं। ग्रोथ का वबेला मचाने वाले, सब अच्छा का बाजा बजाने वाले सुने कान खोलकर कि 2018 में चीनी 55 रुपए थी, आज 105 रुपए किलो। आटा 35 रुपए किलो था, आज 75 रुपए फी किलो। दाल चना, मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, 90 रुपए किलो थी, 160 रुपए फी किलो। घी 188 रुपए किलो था, आज 260 रुपए फी किलो। कुकिंग ऑयल 192, आज 270 रुपए फी किलो। चावल 85 रुपए फी किलो थे, आज 170 रुपए फी किलो। दाल माश 140, आज 320 रुपए फी किलो। चाय 750, आज 950 रुपए फी किलो। दाल मसूर 130 रुपए फी किलो, आज 160 रुपए फी किलो।
गोश्त 850, आज 1500 रुपए फी किलो। बिजली फी यूनिट 8 रुपए थी, आज 20 रुपए फी यूनिट। अद्वियात 300 से 500 का इजाफा हुआ। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट फी यूनिट 8 रुपए हुआ करता था 2018 में, आज 27 रुपए है। गैस 300% महंगी हुई। पेट्रोल इन 3 सालों में 28 रुपए महंगा हुआ। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के मेरी यहां भी और यहां भी बताएं, क्या 20,000 में जो कम से कम उजरत का ऐलान किया है इस बजट में, गरीब आदमी का गुजारा 1 महीने का हो सकता है? स्पीकर साहब, ये वो सवाल है जो आज घर जाकर मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त सोचे कि अगर ग्रोथ ऐसी होती है तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐसी ग्रोथ ना हो, क्योंकि आज घर घर में भूख और प्यास दस्तक दे रही है। बेटे के पास मां के लिए दवाइयां तो पैसे अदा करने के लिए पैसे नहीं है। बिजली के बिल, पानी के बिल, यूनिवर्सिटी की फीसें, स्कूलों की फीसें गरीब आदमी कहां से दे? जो माजरा मैंने आपके सामने बयान किया है। स्पीकर साहब, इन्हीं के जुबानी, इन्हीं के वादे मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, खुद से कुछ नहीं कह रहा हूं। यानी 550 डैम बनाने थे, झूठ। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, झूठ। 50 लाख घर देने थे, झूठ। 200 अरब वापस लाने थे, झूठ। पुलिस इस्लाहत करनी थी, झूठ। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करना था, झूठ। यकसा तालीमी निसाब 2 करोड़ बच्चों को दिलाएंगे, झूठ। 1 साल में इंसाफ मिलेगा, झूठ। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, झूठ। और सबसे बढ़कर जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, झूठ। आज इस 12 करोड़ के सूबे को रिमोट कंट्रोल से इस्लामाबाद से हिदायत दी जाती है। 18वीं तरमीम के बाद स्पीकर साहब, सूबा बहुत से कामों में खुद मुख्तार है, फिर क्यों जरूरत पड़ती है कि इस्लामाबाद से जो डायरेक्शन आती है उस पर अमल दरामद होता है? ये सूबे के अवाम के साथ, सूबे की खुद मुख्तारी के साथ और उस आईनी तरमीम के साथ जो पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर मंजूर की, उसके साथ ज्यादती और सबसे बढ़कर जमहूरियत के साथ मजाक है। स्पीकर साहब, डिविजनल पूल पे आ जाते हैं। पहले डिविजनल पूल जो है वो एक बैकबोन होता है बजट की, जहां से अंदाजा होता है कि कितने महासिल आने हैं। सुबह फिर उसको देखकर अपनी जो है वो लोग तर्क सीधी करता है, अपने प्रायोरिटीज लिखता है, देखता है। यानी पिछले माली साल में 400 अरब रुपए जो थे वो इजाफी रकम दिखाई गई, जिसमें से 125 अरब जो थे वो वफाक के लिए इजाफी थे। अगर इस तरह देखा जाए तो सिर्फ 278 अरब रुपए जो है वो साबका बजट में सिर्फ 12% इजाफा के बराबर है। माली साल 2021 में इस पूल में 1354 अरब रुपया
जो 30% महंगाई को अकाउंट फॉर करके 1040 अरब रुपए के बराबर बनता है। ये रकम 1040 अरब उसके बराबर भी नहीं जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2018 में वफाक से वसूल की थी, जो कि 1071 रुपए थी। अब माली साल 2022 में 1683 अरब मुख्तस किए गए हैं, जो कि 2020 में ये रकम 1601 अरब थी। स्पीकर साहब, मैंने ऐवान की बात कहा था कि ये आदादो शुमार का गौरव धंधा चलता आता है, लेकिन जो लिटमस टेस्ट होता है, जो एक अपना जो है वो पैमाना होता है जांचने का, वो एक आदमी की जिंदगी में बजट जो है वो क्या मुस्बत तब्दीली लेके आता है, घर की खाने पीने की अशिया में उसको कितना फायदा होता है। तो कोरोना बहुत रोया गया, कोरोना के पीछे छुपने की बड़ी कोशिश की, उसमें मैं आता हूं, लेकिन आज सितम जरीफी ये है स्पीकर साहब कि पाकिस्तान की जो रुपए की कदर है वो रीजन में सबसे ज्यादा कम है। अफगानिस्तान तकलीफ हो रही है ये बात कहते हैं कि साथ अगर एक्सचेंज रेट का मुआवजा किया जाए तो वो 2 रुपये पाकिस्तानी। बांग्लादेश 1.8 रुपये। जनूबी एशिया में मालदीव सबसे बेहतरीन मैशत है, उसके बाद बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है, और हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़। और उसके बाद मैंने जो विपदा बयान की, स्पीकर साहब, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये पीटीआई के सरबराह इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के लफ्ज़ हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे 2.5 साल बाद समझ आइए कि मैशत किस बना कर। तो ये जो बात मैंने जो आपसे बयान किया है, ये हकीकत ठीक है कि उनकी बात इस बात से मुसाफत रखती है कि जो आज हाल इस मैशत का किया गया, जो एक्सपेरिमेंट इस मैशत का पिछले 3 सालों में किया गया, तो शायद अपना जो है ना वो यही हाल होना था। मैं स्पीकर साहब गुजारिश करूंगा, पंजाब पे आते हैं दोबारा से, क्योंकि पिछले बजट में मेरे साथियों को गिना था कि ये वफाक की बात करते हैं, सूबे की बात करते नहीं, तो मैंने उनकी राय को मुकद्दम जाना, तो मैंने कहा आज हम वफाक की सूबे की बात पहले भी की थी, लेकिन आज ज्यादा करेंगे, ज्यादा आईना दिखाने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब, अपने जो है वो 2022 में डेवलपमेंट बजट जो है वो 560 अरब रुपए तीसरे साल यानी 2022 में। 2018 में मुस्लिम लीग नून का जो आखिरी बजट था वो 635 अरब का था, यानी आज 3 साल बाद भी हमारा जो आखिरी बजट था उसका हुजूम आज के बजट से ज्यादा है। और ये 560 अरब दिखाने के लिए अपने दिल को झूठी तसल्ली देने के लिए अच्छा है, लेकिन जो 30% महंगाई की अजियत आपने आवाम को दी है, अगर उसको अकाउंट फॉर किया जाए तो ये 430 अरब बनता है। तो कहां 430 और कहां 635 अरब जो हम छोड़ के गए थे। मैं जनूबी पंजाब का ख्वाब दिखाने वालों को आज 3 साल बाद भी संवेदन नहीं हो सका, उनको बताना चाहता हूं कि जनूबी पंजाब में इन्होंने 33% के ऐलान के साथ 179 अरब रुपया रखा है, जबकि 2018 में मुस्लिम लीग नून ने
228 तरफ रखा था, जो कि आज के 3 साल की 179 तरफ से ज्यादा है और 36% है। महंगाई की शरह के तनासुब से फिर आप अंदाजा लगाएं कि ये और कम हो जाए। स्पीकर साहब, गुजारिश ये है कि बजट जो है ना, उसके लिए आपको रिसोर्सेस पैदा करनी पड़ती है और उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। सिर्फ टीवी टॉक शोज पर आकर अपना जो है वो बयानबाजी से सूबे के टैक्स नहीं बढ़ते। स्पोक्स पर्सन जिनकी तादाद अब 3 से बहुत आगे जा चुकी है, उनको लाकर तरक्की का विंडो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो आज जनूबी पंजाब से ताल्लुक है। अख्तियार उनके पास था तो जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट का वादा किया गया था, सूबा वादा किया गया, सूबा नहीं बन सका, झूठा वादा था, सेक्रेटेरिएट का वादा किया गया। अब मेरे दोस्त मुझे सुनाएंगे कि बिल्डिंग बन गई, उसको तैनात कर दिया। 3 साल बाद सिर्फ मुझे ये बता दिया जाए कि क्या बहावलपुर के कोटों का गरीब भारी जो है, क्या उसको वन विंडो ऑपरेशन के तहत सस्ता इंसाफ मिलता है? क्या उसके पुलिस के मसाइल उसको उसके लिए लाहौर आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता? आज भी सिर्फ